हमजा जुल्फकार, आपने भाई रोल नंबर नहीं ऐड किया हुआ अपने नाम से पहले। जी सर, कर दिया, हो गया। ओके जी सर। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कल के लेक्चर का अगर कोई क्वेश्चन है तो 1 बाय 1 रेज हैंड कर लें, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। कल के लेक्चर का कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का भी? ओके जी। जी कुरतुलैन, आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये क्लब गुड्स का दोबारा बता दें। देखें, क्लब गुड्स वो गुड्स या सर्विसेज हैं जिनमें एक खूबी तो पब्लिक गुड वाली है और एक प्राइवेट वाली है। पब्लिक गुड वाली इस सेंस में है कि अप टू सम लिमिट या अप टू सम क्वांटिटी जो है उसमें एक्सक्लूडेबिलिटी नहीं है, यानी आपकी वजह से किसी और के लिए क्वांटिटी कम नहीं होगी, लेकिन ये अप टू सम क्वांटिटी है। जिस तरह हमने कल एग्जांपल की थी कि एक सिनेमा है या थिएटर हॉल है, उसकी 500 सीट्स हैं, तो 500 सीट्स तक तो कोई इशू नहीं है कि मैं एक टिकट खरीद दूं, कोई और खरीद ले, 10वां पर्सन, 20वां, 100वां, 200वां, तो वो कोई भी खरीदे। जिस तरह मेरे लिए वो व्यूएबल है स्क्रीन, उसी तरह दूसरे पर्सन के लिए है। लेकिन जब 500 सीट्स या टिकट सेल आउट हो जाएंगी तो 500 फर्स्ट पर्सन के लिए वो अवेलेबल नहीं होगी। तो एक चीज तो पब्लिक गुड की तरह है कि अप टू सम क्वांटिटी ये पब्लिक गुड की तरह बिहेव करता है, कि जिस तरह पब्लिक गुड में हम कहते हैं जी कोई एक्सक्लूडेबल नहीं है कि मैंने टिकट खरीद लिया है तो मैं दूसरे को यूज नहीं करने दूंगा, जिस तरह मैं यूज करूंगा उस तरह दूसरा भी यूज कर लेगा, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट नहीं है उस पर। फिर दूसरी चीज इसके साथ हमने कहा था कि जो एक्सक्लूडिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये जैसे ही वर्क करता है 500 अगर टोटल सीट है उसके बाद, तो उसके फौरन बाद से फिर प्राइवेट ओनरशिप राइट भी एक किस्म का सेंस जो है वो क्रिएट हो जाती है कि अब फर्दर जो है एक तो किसी को अवेलेबल नहीं है और दूसरा जिनको अवेलेबल है वो अपनी सीट के लिए ऑक्यूपेशन रखते हैं, यानी वो जाती तौर पे उसको इस्तेमाल करेंगे। किसी को देना चाहे तो उनकी मर्जी है, कोई उनसे ले नहीं सकता। तो एक उसमें प्रॉपर्टी जो है वो प्राइवेट गुड की है, एक जो है उसमें पब्लिक गुड की है। जी, और कोई क्वेश्चन? ओके जी, सफिशिएंट है। देन नेक्स्ट टॉपिक जो है हम आज का शुरू करते हैं। कल मैंने आपको लेक्चर के एंड पे हाईलाइट भी किया था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है ये। पास्ट पेपर्स 5-6 अगर आप देखें तो उनमें मेरे ख्याल में 2 दफा ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एटलीस्ट ये क्वेश्चन जो है ये 6 से 7 नंबर का आता है, कम से कम 8 का भी हो सकता है, 9 का भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 6-7 नंबर का क्वेश्चन तो ये मस्ट है। इसकी क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है वो 2 तरह की आती है। एक क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है वो है सिंपल स्टेटमेंट कि व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम क्या है, उसको डायग्राम या फ्लो डायग्राम भी बाज़ औक़ात इसे कह देते हैं। सिंपल डायग्राम तो बाज़ औक़ात ग्राफ को कहा जाता है, तो इसको फ्लो डायग्राम भी कह देते हैं, सिंपली डायग्राम भी कह देते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ फ्लो डायग्राम या डायग्राम की मदद से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक्सप्लेन कर देंगे। तो है सिंपल स्टेटमेंट, आमतौर पर इसी स्टेटमेंट से ये पूछा जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात इसमें एक छोटा सा चेंज है। 2 तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक है, इसको कहा जाता है क्लोज्ड इकोनॉमी, ऊपर मैंने ग्राफ के साथ लिखा भी हुआ है, या क्लोज्ड इकोनॉमी की बजाय एक लफ्ज इस्तेमाल होता है 2 सेक्टर मॉडल, या आप कह लें 2 सेक्टर एक्सप्लेनेशन, कि इकोनॉमी को 2 सेक्टर्स में डिवाइड करके, 2 हिस्सों में डिवाइड करके उसको एक्सप्लेन करना। फिर इसके बाद हम अगला ग्राफ करेंगे, टॉपिक वही है, एक्सप्लेनेशन भी 90% वही है, बिल्कुल सेम, सिर्फ 5-10% एक्सप्लेनेशन उसमें चेंज होगी।
बाकी सब एक्सप्लेनेशन जो है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन डायग्राम जो है वो स्लाइटली चेंज हो जाती है। उसको ओपन इकोनॉमी या 4 सेक्टर मॉडल कहा जाता है। तो ये बेसिकली दो डायग्राम्स हैं। पहली डायग्राम को क्लोज्ड इकोनॉमी या 2 सेक्टर मॉडल कहा जाता है, दूसरी डायग्राम को ओपन इकोनॉमी या 4 सेक्टर डायग्राम कहा जाता है। तो आपसे दोनों में से किसी किस्म का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, 2 सेक्टर का, 4 सेक्टर का, पहली बात तो ये याद रखें कि एक्सप्लेनेशन में कोई खास फर्क नहीं है। एक्सप्लेनेशन 90%, 95% वही है, सिर्फ डायग्राम का डिफरेंस है, वो मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा कि अगर वो क्लोज्ड इकोनॉमी या 2 सेक्टर मॉडल कह देता है तो आपने क्या डायग्राम बनानी है, वो 4 सेक्टर या ओपन इकोनॉमी कह देता है तो कौन सी डायग्राम है। एक्सप्लेनेशन वही रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं है। ओके जी, देन पहला हमारे पास है हिस्सा, अगेन 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम क्या होता है, इसको एक्सप्लेन कर दें। ओके जी, अब सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंटली अंडरस्टैंड करें, हम बेसिकली इकोनॉमी को 2 मेजर हिस्सों में डिवाइड करने जा रहे हैं। अब तक हम पार्टिसिपेंट्स या एजेंट्स ऑफ द इकोनॉमी में ये समझ चुके हैं कि टोटल 3 तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कंज्यूमर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं और गवर्नमेंट है। यहां पे हम फिलहाल 2 को डिस्कस कर रहे हैं। कंज्यूमर्स को हम हाउस होल्ड्स लिख सकते हैं, प्रोड्यूसर्स को हम फर्म्स लिख सकते हैं। ज्यादातर अमेरिकन ऑथर या इंटरनेशनल बुक्स जो हैं वो हाउस होल्ड और फर्म का वर्ड ज्यादा यूज करती हैं, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का वर्ड कंपैरेटिवली कम यूज होता है। लेकिन एज सच को डिफरेंस नहीं है, दोनों की सेंस एक ही ली जाती है। तो एक ग्रुप कंट्री में हाउस होल्ड्स का है, कंज्यूमर्स का है, दूसरा ग्रुप जो है वो फर्म्स या प्रोड्यूसर्स का है। ये 2 हिस्सों में हमने इकोनॉमी को डिवाइड कर लिया। फिलहाल हम इसमें गवर्नमेंट का रोल इंक्लूड नहीं कर रहे, आगे चल के हम इसकी एक्सप्लेनेशन में गवर्नमेंट भी ऐड करेंगे। लेकिन फिलहाल हाउस होल्ड्स है, कंज्यूमर्स हैं, हम आप लोग हैं, दूसरी साइड पे फर्म्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। ये दोनों ग्रुप जो हैं, इन दोनों की आपस में इंटरेक्शन, आपस में राबता, आपस में कनेक्शन 2 तरह का है। एक राबता जो है उसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मार्केट कहते हैं, शॉर्ट करके उसको फैक्टर मार्केट लिख दिया जाता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मार्केट या सिंपली फैक्टर मार्केट। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ओके, तो फैक्टर मार्केट या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मार्केट में इनका आपस में कनेक्शन या राब्ता होगा इन दोनों का। और दूसरी साइड पे आउटपुट मार्केट या प्रोडक्ट मार्केट, आउटपुट मार्केट भी लिख दिया जाता है, प्रोडक्ट मार्केट भी लिख दिया जाता है। तो बेसिकली हम एक्सप्लेन ये करने जा रहे हैं कि फर्म्स और हाउस होल्ड्स जो हैं इनके दरमियान इंटरेक्शन कैसे होता है और इकोनॉमी एक सर्कल में, सर्कुलर फ्लो की शक्ल में किस तरह कॉन्टिन्यूअसली पूरा साल चलती रहती है। ओके जी, स्टार्टिंग पॉइंट, हाउस होल्ड जो है वो एक्चुअली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं। देखें किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो ऑब्वियसली पब्लिक की ऑनरशिप में है, हम आप लोगों की, वो लैंड हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो, कैपिटल हो, लेबर हो या एंटरप्रेन्योर्स हो, वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, आप कह लें हाउस होल्ड्स की तरफ से प्रोवाइड होते हैं। तो हाउस होल्ड्स एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं इनपुट्स। ये इनपुट्स फर्म्स जो हैं वो यूटिलाइज करती हैं। मसलन मैं एक एग्जांपल कर देता हूं, फॉर एग्जांपल सतारा टेक्सटाइल फर्म है। अब सतारा टेक्सटाइल जो है वो कैपिटल भी इन्वेस्ट करेगी, लेबर भी हायर करेगी, लैंड भी एक्वायर करेगी, एंटरप्रेन्योर भी होगा, और इन चारों को एज ए इनपुट यूज करते हुए वो आउटपुट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी। और इस इनपुट के बदले में सतारा टेक्सटाइल को रिवॉर्ड पे करने हैं। अगर उसने लैंड जो है वो रेंट पे ली हुई है तो उसका रेंट पे करना है, लेबर को उसने वेजेस पे करनी है, कैपिटल अगर उसने बोरो किया हुआ है तो उसने उस पे इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो पे करनी है, और फाइनली इन तीनों पेमेंट्स के बाद अगर कुछ बच जाएगा तो वो एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट हो जाएगा। ये जो चारों वर्ड हैं, रेंट, वेज, इंटरेस्ट पेमेंट और प्रॉफिट, इन चारों को हम कहते हैं रिवार्ड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कि चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बदले में क्या मिलेगा, रिवार्ड क्या होगा, और इस रिवार्ड को आम जुबान में, कॉमन सेंस में हम इनकम ऑफ द पीपल कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेट अज्यूम मेरी जमीन है, मैंने किसी बिजनेस को, कारोबार को जो है वो रेंट पे, किराए पे दी हुई है, तो मंथली उससे मुझे 1 लाख रुपया इनकम आ रही है, रिवार्ड पे करता है मुझे, वो मेरी इनकम बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह से लेट अज्यूम मैं एज ए टीचर यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, तो ये इंस्टीट्यूट मुझे सैलरी पे करता है, वेज पे करता है, मैं ह्यूमन एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसको हम इकोनॉमिक्स की जुबान में लेबर कहते हैं।
ह्यूमन स्किल्स, ह्यूमन एक्टिविटी, और उसके बदले में जो है वेज पे की जाती है। अगेन रिवार्ड है और वेज मेरी इनकम बन जाती है। इसी तरह से अगर ये बिल्डिंग जो है वो रेंट पे ली हुई है इस इंस्टीट्यूट ने, तो अगेन इसकी जो है वो मंथली रेंट जा रहा है, वो हम पहले एग्जांपल कर चुके हैं। देन कैपिटल है, बोरो करके अगर इन्वेस्टमेंट की गई है तो उस पे आपने मंथली या एनुअली या व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाटएवर इज द सिचुएशन, आपने उस पे इंटरेस्ट पे करना है। और ऑल द पेमेंट्स करने के बाद टोटल रेवेन्यू में से जो हिस्सा बच जाता है वो एंटरप्रेन्योर की पॉकेट में एज ए प्रॉफिट चला जाता है। तो टेक्निकली स्पीकिंग 4 रिवार्ड्स हैं और इन चारों रिवार्ड्स को कलेक्टिवली हम इनकम ऑफ द पीपल कह सकते हैं। ये हाफ ऑफ द पिक्चर है कि हाउस होल्ड और फर्म्स का आपस में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लेकर इंटरेक्शन कैसे होता है। दोबारा अंडरस्टैंड कर लें, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड प्रोवाइड करते हैं, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फर्म्स एज ए इनपुट यूज करती हैं, फर्म्स इन इनपुट्स के बदले में रिवॉर्ड पे करने के लिए बाउंड हैं, यानी वो रिवॉर्ड पे करेंगे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को यूज करने के बदले में, और वो रिवॉर्ड एक्चुअली हाउस होल्ड्स की इनकम बन जाएगा। हम आप लोगों ने इनकम जनरेट कर ली, शक्ल उसकी कोई भी हो, वो लैंड के अगेंस्ट हो, कैपिटल के अगेंस्ट हो, लेबर के अगेंस्ट हो या एंटरप्रेन्योर के, ये टोटल इनकम जनरेट हो गई। अब ये इनकम, मैंने जो इनकम जनरेट करी है, मैं उस इनकम को क्या करूंगा, आई विल स्पेंड दैट इनकम, मैं उस इनकम को खर्च करूंगा। मैं कपड़े खरीद लूंगा, जूते खरीद लूंगा, मोबाइल का लोड करवा लूंगा, गाड़ी में फ्यूल डलवा लूंगा, ग्रोसरीज खरीद लूंगा और अपनी डे टू डे रूटीन की प्रोडक्ट्स में परचेज कर लूंगा। तो दिस इज द कॉमन वे। इस स्पेंडिंग को हम क्या कहते हैं, एक्चुअली ये स्पेंडिंग रेवेन्यू ऑफ द फर्म्स बनेगा। अब ये जो मैंने तमाम चीजें खरीदी हैं, कपड़े, जूते, कोई भी चीज, ये इन्हीं प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस की हैं। मतलब मैंने सतारा टेक्सटाइल का बना हुआ कपड़ा खरीद लिया, मैंने बाटा का बना हुआ जो है वो शूज या सर्विस के बने हुए शूज खरीद लिए, मैंने मोबिलिंग कंपनी का जो है वो फॉर एग्जांपल जो है वो मोबाइल बैलेंस परचेज कर लिया। तो टेक्निकली स्पीकिंग जो मैं पैसा खर्च करूंगा वो इन प्रोड्यूसर्स का, फर्म्स का जो आउटपुट गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है उनका रेवेन्यू बन जाएगा। इस रेवेन्यू के बदले में वो हमें आउटपुट देंगे, यानी फॉर एग्जांपल मैं 1000 रुपया सर्विस कंपनी को देता हूं और वो सर्विस कंपनी मुझे आउटपुट शूज की शक्ल में, गुड्स होंगे या सर्विसेज होंगी। अगर मैंने मोबिलिंग वालों को 1000 रुपया दिया है तो वो बैलेंस की शक्ल में मुझे सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। अगर मैंने सर्विस या बाटा कंपनी को 1000 रुपया पे किया है तो वो अपना आउटपुट गुड्स की शक्ल में शूज मुझे प्रोवाइड कर देते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज की शक्ल में जो प्रोडक्ट है वो परचेज करके हाउस होल्ड इस्तेमाल कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। ये एक कॉन्टिन्यूअस फिनोमिना है, ये एक कॉन्टिन्यूअस कंसेप्ट है कि ये सेटअप जो है ये मुसलसल चलता रहेगा, मुसलसल चलता रहेगा। क्योंकि ये पूरा साल एक कॉन्टिन्यूअस सेटअप है और ये मुसलसल चलता रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। देखें, पूरा साल पैसा जो है वो हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, फर्म्स से हाउस होल्ड की तरफ आता है, हाउस होल्ड वही पैसा जो है वो खर्च कर देते हैं, वो फर्म्स का रेवेन्यू बन जाता है और फर्म्स उसी पैसे को, रेवेन्यू को जो है वो उसके बदले में आउटपुट जो है वो जो प्रोड्यूस किया उन्होंने वो प्रोवाइड कर देती हैं। तो दिस इज द कॉन्टिन्यूअस फ्लो। अब यहाँ पे अभी फर्दर ये तकरीबन हमने आधी डिस्कशन की है। फर्दर डिस्कशन से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें, वो आप नोट कर लें। इस फ्लो डायग्राम को मैंने दो कलर्स में बनाया हुआ है। बाहर वाला कलर जो है वो ब्लू है और दूसरा जो है वो रेड है। जो ब्लू कलर है वो एक्चुअली इस सर्कुलर फ्लो की मनी फॉर्म है, यानी तमाम एक्टिविटीज को पैसे की शक्ल में मेजर किया जा रहा है। जो ब्लू है, रिवॉर्ड भी पैसे की शक्ल है, इनकम भी पैसे की शक्ल में है, स्पेंडिंग जो इखराजात किए जा रहे हैं वो भी पैसे की शक्ल में है और जो रेवेन्यू है ये भी पैसे की शक्ल में है। तो आउटर फ्लो को, बाहर के फ्लो को हम मनी फॉर्म ऑफ सर्कुलर फ्लो भी कह देते हैं। ये एमसीक्यूज की सेंस में आपके माइंड में रहना चाहिए कि जो हमारा इनकम, स्पेंडिंग, रेवेन्यू, रिवॉर्ड वाला सर्कुलर फ्लो है इसको हम मनी फॉर्म ऑफ द सर्कुलर फ्लो भी कहते हैं। और जो हमारा इनर साइड है जिसको रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये एक्चुअल है रियल सेंस में, जिसको हम कहते हैं कि हम गुड्स एंड सर्विसेज या प्रोडक्ट्स की शक्ल में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिजिकल थिंग्स हैं, ये एज ए इनपुट यूज होंगे, फिजिकल थिंग्स हैं, और अगेन आउटपुट फिजिकल है और इसको गुड्स एंड सर्विसेज की शक्ल में हम डिवाइड करके इस्तेमाल कर लेते हैं। अगेन ये चारों चीजें फिजिकल हैं, एक्चुअल हैं।
तो मनी फॉर्म आउटर सर्कल से रिप्रेजेंट हो रही है और एक्चुअल फॉर्म या फिजिकल फॉर्म आप कह सकते हैं वो इनर सर्कल से एक्सप्लेन हो रही है। ओके, यहां तक तो थी हाफ एक्सप्लेनेशन कि सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम क्या होता है और उसकी डायग्राम, फ्लो डायग्राम किस तरह से बनती है। फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन जो है उसमें दो तीन पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंटली नोट आउट कर लें। एक सेकंड के लिए मुझे जरा ये हाईलाइट कर दें कि आपके पास कोई, आप में से हमजा जवेद, आपके पास भाई बुक होगी मेरी, मुझे सिर्फ ये हाईलाइट करते हैं कि हाउस होल्ड और फर्म के साथ मैंने इंजेक्शन और लीकेजेस भी मेंशन किए हुए हैं या नहीं है? एनी वन ऑफ यू? अगर मैंने मेंशन किए हुए हैं तो जस्ट दो तीन लोग रेज हैंड कर दें ताकि मुझे पता चल जाए मेंशन किए हुए हैं मैंने। ओके ओके ठीक है, देन इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। ओके अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंटली नोट कर लें। ये जो असल में मैंने पूछा है कि हाईलाइट किए हैं या नहीं, ये इसलिए पूछा है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम का सेम टॉपिक सिर्फ आप कह लें 2-3% एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन के साथ चैप्टर नंबर 6 में भी दोबारा रिपीट होगा। बुक में नहीं है, बुक में मैंने एक ही जगह पे सारी एक्सप्लेनेशन कर दी है। मुझे याद आ गया कि वो लीकेजेस इंजेक्शंस भी यहीं पे एक्सप्लेन है, लेकिन एक्चुअली लीकेजेस और इंजेक्शंस का टॉपिक जो है इसकी ज्यादातर एक्सप्लेनेशन चैप्टर नंबर 6 में आती है, क्योंकि हम वहां इससे रिलेटेड चीज अंडरस्टैंड कर चुके होते हैं। लेकिन फिलहाल यहां भी हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि क्लैरिफाई हो जाए। जब चैप्टर नंबर 6 में दोबारा आएगा टॉपिक तो हम उसको वहां जल्दी क्विकली रिवाइज कर लेंगे। ओके, अब ये जो सर्कुलर फ्लो है, मैं जस्ट एक एग्जांपल कर लेता हूं छोटी सी, उससे हमें समझ आ जाएगी। लेट अज्यूम, मैंने कई दफा पहले भी हाईलाइट किया, हमारी लास्ट ईयर की नेशनल इनकम जो है वो रफली आप कह सकते हैं 39,000 बिलियन है। 39,000 अरब रुपया टोटल नेशनल इनकम है जो हमारी पब्लिक ने, हाउस होल्ड ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अगेंस्ट या एफओपीज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट जो इनकम जनरेट की है, उस इनकम को मैंने आपके सामने लिखा 29,000 बिलियन। ये आप इन अदर वर्ड कह सकते हैं ये हमारी टोटल नेशनल इनकम है, हमारी कुल कौमी आमदन पूरे एक साल की, वन कंप्लीट फिस्कल ईयर। ओके, ये तो इनकम है, लेकिन इसमें हम कॉन्सेप्ट ये करने जा रहे हैं कि अगले साल, नेक्स्ट ईयर, क्या हमारी नेशनल इनकम 39,000 बिलियन ही रहेगी या बढ़कर 40,000 की तरफ चली जाएगी या कम होकर 38,000 की तरफ आ जाएगी? इसकी डिपेंडेंस दो चीजों पे है। एक को हमने लेफ्ट साइड पे लीकेजेस की शक्ल में लिखा हुआ है, दूसरे को हमने जो है वो राइट साइड पे इंजेक्शंस की शक्ल में लिखा हुआ है। अब ये इन दो चीजों पे डिपेंड करता है कि लीकेजेस की सिचुएशन क्या है और इंजेक्शंस की सिचुएशन क्या है। अब हम इसको वन बाय वन अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखें, फॉर एग्जांपल हमारी पब्लिक ने 39,000 बिलियन टोटल इनकम जनरेट की। एक सेकंड के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं, और रियलिटी भी है कि हमारी पब्लिक ये 100% इनकम तो स्पेंड नहीं कर देगी। लो इनकम ग्रुप तो शायद अपनी सारी इनकम खर्च कर दे, लेकिन हाई इनकम ग्रुप जिसकी मंथली इनकम 50-60 हजार 1 लाख से ऊपर है, वो तो अपनी इनकम का बहुत सा हिस्सा सेव कर लेता है, वो तो खर्च ही नहीं करता। महाना आमदन या सालाना आमदन उसकी 10 लाख रुपए है और वो उसमें से 6 लाख खर्च करता है, 4 लाख बचत कर लेता है। तो पहली लीकेज कहां से आएगी? सेविंग। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि फॉर एग्जांपल इस 39,000 बिलियन में से हमारी पूरी की पूरी नेशन, हमारा पूरे का पूरा मुल्क जो है वो 9,000 बिलियन रुपीस स्पेंड ही नहीं करता। यानी मैंने इनकम तो जनरेट की है, लेकिन मैंने वो पैसा खर्च नहीं किया किसी चीज को खरीदने में, मैंने बचत करके घर में या बैंक में रख लिया है। सेविंग है, सेविंग, बचत कर ली गई है। लेट अज्यूम हम कह देते हैं जी, मैं जरा इसको रिफाइन करके दोबारा रीराइट कर देता हूं ताकि आसानी से हमें समझ आ जाए। टोटल हमारी इनकम जो है वो 39,000 बिलियन है, उसमें से 9,000 बिलियन जो है हमने वो सेविंग में बचा लिया है, बचत कर ली है। ओके, इसका मतलब ये है इन अदर वर्ड कि इस 39,000 बिलियन में से अगर मैं नोट करना चाहूं कि स्पेंडिंग में कितना पैसा जाएगा, तो फिर साफ जाहिर है 9,000 रुपए, 9,000 बिलियन तो बचत में चला गया है, तो बाकी पब्लिक पैसा कितना खर्च करेगी? 30,000 बिलियन। यानी स्पेंडिंग में पूरा 39,000 बिलियन नहीं पहुंच सकेगा। तो ये लीकेज है, यानी फ्लो में से 9,000 अरब रुपया निकल गया है। ओके, दूसरी चीज इसके साथ इंपॉर्टेंटली टैक्सेस हैं। फर्ज करें अगेन जस्ट एक्सप्लेनेशन है
कि 5,000 बिलियन हमारी गवर्नमेंट जो है वो टैक्स इकट्ठा कर लेती है पब्लिक से। पब्लिक पे गवर्नमेंट ने जो है वो गाड़ी पे टैक्स लगाया हुआ है, इनकम पे टैक्स लगा हुआ है, प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा हुआ है, गुड्स पे, बहुत सी चीजों पे हजारों किस्म के टैक्स लगे हुए हैं। फर्ज करें पूरे साल में हमारी गवर्नमेंट जो है वो 5,000 अरब रुपया, और लास्ट ईयर का टारगेट भी यही था 5,000 बिलियन, 5,000 अरब रुपया जो है वो गवर्नमेंट टैक्सेस में इकट्ठा कर लेती है। यानी मैं अपनी एक पर्सन की एग्जांपल से कर रहा हूं, उसको आप पूरी कंट्री पे अप्लाई कर दें। मतलब मेरी सालाना इनकम थी 10 लाख रुपया, गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर इनकम टैक्स लगाया है, प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है, गाड़ी का टैक्स है, फलां फलां टैक्स है। इस 10 लाख रुपए में से फर्ज करें गवर्नमेंट जो है वो अपने हिस्से के तौर पे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया ले जाती है, टैक्स में चला जाता है। तो इस टोटल नेशनल इनकम में से 5,000 बिलियन तो गवर्नमेंट को चला गया, ये भी माइनस हो गया। यानी अब अगर मैं दोबारा ये चेक करना चाहूं कि 39,000 बिलियन में से फाइनल स्पेंडिंग तक कितना पैसा पहुंचेगा, तो ये पहुंचेगा 25,000 बिलियन। ओके, देन लास्ट कैटेगरी हमारे पास इंपोर्ट्स। फर्ज करें हमारी पब्लिक जो है वो 10,000 बिलियन खर्च कर देती है ऐसी प्रोडक्ट्स पे जो हमारे कंट्री की फर्म्स ने प्रोड्यूस ही नहीं की। अमेरिका की फर्म ने एप्पल आईफोन प्रोड्यूस किया, हम एप्पल आईफोन परचेज कर लेते हैं। इंग्लैंड की फर्म ने प्रोडक्ट प्रोड्यूस की, हम वो इंपोर्ट कर लेते हैं। जापान की फर्म ने प्रोडक्ट, पैनासोनिक ने प्रोड्यूस किया, हम वो, यानी फर्ज करें हम 10,000 बिलियन की टोटल प्रोडक्ट्स जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं। अगर आप इन तीनों को सम अप कर लें फॉर एग्जाम्पल, तो ये 15 और 9 24,000 बिलियन बनेगा। ये 24,000 बिलियन हम यहां से माइनस कर देते हैं, रिमेनिंग हमारे पास बनेगा 15,000 बिलियन। ये 24,000 बिलियन टोटल लीकेजेस हैं। यानी फाइनली आप ये कह सकते हैं कि हम आप लोगों ने, कंज्यूमर्स ने, हाउस होल्ड्स ने 39,000 अरब जो है वो टोटल इनकम जनरेट की थी, लेकिन इस 39,000 अरब में से कितना पैसा स्पेंड किया गया है हमारी फर्म्स, हम स्पेंडिंग की बात कर रहे हैं जो हमारी लोकल फर्म्स की प्रोडक्ट्स पे की जाएगी, जो पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ था उसको खरीदने पे कितना पैसा। देखिए, जो पैसा सेविंग में गया वो भी खर्च नहीं हुआ, जो पैसा गवर्नमेंट ले गई टैक्स की जगह में वो भी स्पेंड नहीं हुआ, और जो मैंने बाहर की प्रोडक्ट खरीदने पे पैसा खर्च कर दिया वो भी लोकल फर्म की प्रोडक्ट पे स्पेंड नहीं हो सका। तो रिमेनिंग आप कह सकते हैं कि सिर्फ 15,000 बिलियन है जो हमारी लोकल फर्म्स की प्रोडक्ट्स को खरीदने पे इस्तेमाल होगा। ये तो होगी वन साइड। अब दूसरी साइड जरा एक सेकंड के लिए अंडरस्टैंड करें। हमारी फर्म्स ने टोटल जो वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस किया है वो तो है 39,000 बिलियन। हमने अभी कहा नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री 39,000 बिलियन है, यानी हमारी फर्म्स ने आउटपुट प्रोड्यूस किया हुआ है 39,000 अरब रुपए का। लेकिन उसमें से अभी हमने कहा कि हमारी पब्लिक ने 39,000 अरब रुपए में से पैसा खर्च किया है 15,000 बिलियन, यानी हमारी फर्म्स ने 15,000 बिलियन का आउटपुट तो जो है वो सेल कर दिया है। बाकी रिमेनिंग 24,000 बिलियन का आउटपुट अभी भी फर्म्स के पास मौजूद पड़ा हुआ है। अब सिचुएशन ये है कि हम इंजेक्शंस की साइड एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि इंजेक्शंस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। सबसे पहली चीज है हमारे पास इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मीन कि अगर हमारे मुल्क में जो सेविंग हुई थी, हमने एग्जांपल ली थी 9,000 बिलियन, अगर ये सेव किया हुआ पैसा इन्वेस्ट हो जाए, आइडियल एग्जांपल हम ले लेते हैं, बाकी डिटेल हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में समझेंगे। आइडियल एग्जांपल के फर्ज करें ये 9,000 अरब रुपया जो पब्लिक ने बचत की है, ये पब्लिक ने सारे का सारा पैसा बैंकों में रखवा दिया है। इन रियलिटी ऐसा नहीं है, वो आपको जब बाकी कॉन्सेप्ट बैंकिंग वगैरह समझ आएगा तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन फर्ज कर लें ये 9,000 अरब रुपया जो हमारी पब्लिक की बचत है ये सारी की सारी बैंकों में पड़ी हुई है, और बैंक्स ये पैसा कारोबारी लोगों को लेंड कर देते हैं कि ठीक है जी आप हमसे कर्जे लें और इस पैसे को इस्तेमाल करें। अगर हमारे मुल्क में इस साल इन्वेस्टमेंट भी 9,000 बिलियन ही हो जाती है, तो टेक्निकली स्पीकिंग जितना पैसा सेविंग की वजह से निकल गया था और वो खर्च नहीं हो सका, उतना ही पैसा इकोनॉमी में दोबारा खर्च हो जाएगा इन्वेस्टमेंट की शक्ल में। तो 9,000 बिलियन जो है वो दोबारा इंजेक्ट हो जाएगा इकोनॉमी में। दैट्स व्हाई वी कॉल इट इंजेक्शन। 9,000 बिलियन इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। दूसरी तरफ 5,000 बिलियन गवर्नमेंट हमसे टैक्स की शक्ल में ले गई थी। गवर्नमेंट ने किसी से प्रॉपर्टी टैक्स लिया, किसी से इनकम टैक्स, किसी से किसी और टैक्स में, टोटल गवर्नमेंट ने 5,000 बिलियन टैक्सेस इकट्ठे किए थे। अब अगर गवर्नमेंट वो 5,000 बिलियन भी इस मुल्क के अंदर ही खर्च कर दे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर
मसलन गवर्नमेंट 5,000 बिलियन से मोटरवे बनाना शुरू कर दे, डैम बनाना शुरू कर दे, लोगों को पैसे, ये अभी गवर्नमेंट ने एहसास प्रोग्राम के जरिए 112 अरब रुपया 120 अरब रुपया तकसीम किया, तो पब्लिक को पैसा देना, यानी गवर्नमेंट ने इस मुल्क के अंदर ही वो 5,000 पूरे का पूरा बिलियन स्पेंड कर दिया है। तो अगेन वो पैसा वापस इंजेक्ट हो गया, 5,000 बिलियन दोबारा ऐड हो जाएगा। और लास्ट कैटेगरी फिर हमारे पास है एक्सपोर्ट्स। हमने फॉर एग्जांपल 10,000 बिलियन के बाहर से लैपटॉप, मोबाइल, गाड़ियां इंपोर्ट की थी। मैं जस्ट 2 एग्जांपल लेता हूं जो हमारी मेजर एक्सपोर्ट्स हैं। हम कपड़ा और सीमेंट एक्सपोर्ट करते हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं, ये 2 मेजर प्रोडक्ट हैं। लेट अज्यूम हम 10,000 बिलियन का टोटल कपड़ा और सीमेंट एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, यानी हमने जितना पैसा बाहर से प्रोडक्ट खरीदने पे खर्च किया था उतना ही बाहर वालों ने हमारा प्रोडक्ट खरीदने पे खर्च कर दिया। 10,000 बिलियन कंट्री से बाहर गया था, 10,000 बिलियन ही वापस आ गया। अब आइडियल सिचुएशन क्या है? आइडियल सिचुएशन, या जिसको इकोनॉमिक्स की जुबान में कहा जाता है इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम। हमारी नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम, तवाजन में कब होगी? जब हमारी लीकेजेस और इंजेक्शंस आपस में इक्वल हो जाएं। जब हमारी लीकेजेस और इंजेक्शंस, यानी जितनी हमारी लीकेजेस हैं उतने ही हमारी इकोनॉमी के इंजेक्शंस हैं, बिल्कुल वही सिचुएशन है, तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट क्या निकलेगा कि अगर लीकेजेस और इंजेक्शंस आपस में बराबर हैं तो हर साल हमारी नेशनल इनकम 39,000 बिलियन ही रहेगी, ना इसमें इजाफा होगा ना इसमें कोई कमी होगी। ये 100 साल भी आपस में बराबर रहें लीकेजेस और इंजेक्शन, तो 100 साल तक हमारे कंट्री का टोटल आउटपुट, टोटल नेशनल इनकम 39,000 बिलियन ही रहेगा। एक पैसा भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। तब्दील या चेंज, इजाफा या कमी कब आएगी? अगर हमारी इकोनॉमी में फॉर एग्जांपल लीकेजेस ग्रेटर हैं, लीकेजेस ज्यादा हैं इंजेक्शंस के मुकाबले में, तो हमारा रिजल्ट देखें, हमारी इकोनॉमी से फॉर एग्जांपल सेविंग, टैक्स और इंपोर्ट्स की शक्ल में, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि लेट अज्यूम 20,000 बिलियन इस शक्ल में लीकेजेस में पैसा निकलता है और 17,000 बिलियन वापस इंजेक्ट होता है, तो इन दोनों में 3,000 बिलियन का डिफरेंस है। अगले साल हमारी नेशनल इनकम ऑटोमेटिकली 39,000 बिलियन से कम होके 3,000 बिलियन कम होके 36,000 बिलियन पे आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? कि 3,000 बिलियन का आउटपुट इस कंट्री में फर्म्स ने प्रोड्यूस तो किया था लेकिन वो सेल होने से बच गया। यानी कंपनी ने, फर्म ने गाड़ियां प्रोड्यूस की थी 100, उसमें से 4 अभी भी पड़ी हुई हैं, बाकी बिक गई हैं, 4 अभी भी हैं। फलां फर्म ने कपड़ा प्रोड्यूस किया था 10 लाख मीटर, 9 लाख मीटर बिक गया है, 1 लाख इन्वेंट्रीज में पड़ा हुआ है। तो जब फर्म्स के पास पहले ही इन्वेंट्रीज में प्रोडक्ट है तो वो अगले साल क्या करेंगे? दे विल प्रोड्यूस लेस आउटपुट। और लेस आउटपुट कैसे रिफ्लेक्ट होगा? अगले साल हमारी कुल कौमी पैदावार या हमारी नेशनल इनकम जो है वो 39,000 बिलियन से आउटपुट लेवल पैदावार कम होके 36,000 बिलियन पे आ जाएगा। तो सिंपलेस्ट आइडिया कि जब हमारी इकोनॉमी की लीकेजेस ज्यादा हैं इंजेक्शन से, तो अल्टीमेट नतीजा हमारी इकोनॉमी श्रिंक होना शुरू हो जाएगी, पैदावार, आउटपुट, आमदन कम होना शुरू हो जाएगी। अगर हम रिवर्स कर लें कि इस साल, ये हर साल के लिए बात है, इस साल अगर हमारी इंजेक्शंस ज्यादा हैं लीकेजेस से, यानी लीकेजेस के जरिए हमारे मुल्क से 20,000 बिलियन निकला है लेकिन 25,000 बिलियन इंजेक्ट हो गया है, वो बेशक इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुई है, गवर्नमेंट ने ज्यादा खर्च कर दिया है, या वजह कोई भी हो सकती है, और हम ओवरऑल ग्रेटर लेवल पे बात कर रहे हैं, टोटल इंजेक्शन, टोटल लीकेजेस, कि अगर हमारे कंट्री में इंजेक्शंस जो हैं वो टोटल लीकेजेस से ज्यादा हैं तो अगले साल हमारे कंट्री का आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। फर्म्स विल प्रोड्यूस, यानी फर्म्स ने जो इस साल आउटपुट प्रोड्यूस किया था, डिमांड उससे ज्यादा है, तो दे विल इंक्रीज आउटपुट, अगेन दे विल इंक्रीज आउटपुट। तो सिंपलेस्ट आइडिया, ये तीनों बातें रिमाइंड कर लें, दोबारा ज़हन नशीन कर लें, ये एमसीक्यूज की सेंस में भी इंपॉर्टेंट है और एक्सप्लेनेशन में भी लिखना लाजमी है कि अगर लीकेजेस और इंजेक्शंस आपस में बराबर हैं तो नेशनल इनकम विल रिमेन ऑन इक्विलिब्रियम फॉर नेक्स्ट ईयर। अगर लीकेजेस ग्रेटर देन इंजेक्शंस हैं तो नेशनल इनकम विल कॉन्ट्रैक्ट, नेशनल इनकम विल रिड्यूस, नेशनल इनकम विल फॉल, नेशनल इनकम विल बी लेसर नेक्स्ट ईयर। और अगर
इंजेक्शंस आर ग्रेटर देन लीकेजेस, और अगर इंजेक्शंस ज्यादा हैं, लीकेजेस हमारी इस साल की कम है, तो नेक्स्ट ईयर नेशनल इनकम विल इंक्रीज, नेशनल इनकम विल राइज, आउटपुट लेवल ऑफ द कंट्री विल इंक्रीज, नेशनल इनकम में इजाफा हो जाएगा। दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। यहां पे हम डिस्कशन कंप्लीट कर चुके हैं। ये पूरा क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लिया जाता है तो, और आमतौर पे ये पूरा ही आता है, 7 नंबर का, 6 नंबर का, मिनिमम 6 नंबर का, 7 नंबर का भी, 8 का भी आ सकता है। अब इसमें छोटी सी एक वेरिएशन ये हो सकती है कि वो बाज औकात कह देता है जी सिर्फ फ्लो डायग्राम बना दें, एक्सप्लेनेशन की आपने एक लाइन भी नहीं लिखनी, तो ओनली फ्लो डायग्राम शायद वो 3 नंबर की दे दे, शायद वो 4 नंबर की दे दे। अगर वो सिर्फ डायग्राम आपसे पूछता है, आगे वो मेंशन करेगा, ये क्लियर है बात, कि वो आगे लिखेगा जरूर कि ओनली डायग्राम इज रिक्वायर्ड या नो एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड। तो अगर वो सिर्फ डायग्राम पूछ ले तो भी ये 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन है, और एक्सप्लेनेशन ऐड कर ले तो फिर तो ये लाजमी 7 नंबर पे जाएगा। यह क्लोज्ड इकोनॉमी जो हमारी डिस्कशन हो चुकी है, एक्सप्लेनेशन यही है सारी की सारी, कोई एक लफ्ज का भी फर्क नहीं है। फर्क कहां पे आएगा, नेक्स्ट डायग्राम देखें। नेक्स्ट डायग्राम है ओपन इकोनॉमी, ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है ओपन इकोनॉमी, या इसको 4 सेक्टर मॉडल भी कह दिया जाता है, कि 4 सेक्टर मॉडल जो है वो हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन सारी की सारी वही रहेगी, डायग्राम में एक छोटा सा ट्विस्ट आ जाएगा, वर्किंग, हम पूरी की पूरी वर्किंग को शो कर देंगे। ओके, कैसे ट्विस्ट आएगा? स्टार्टिंग पॉइंट तो बिल्कुल वही है, हाउस होल्ड हैं, फर्म्स हैं, हाउस होल्ड और फर्म्स आपस में प्रोडक्ट मार्केट और फैक्टर मार्केट में इंटरेक्ट करते हैं। हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करेंगे, फर्म्स इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एज ए इनपुट यूज करेंगी, फर्म्स जो है इस इनपुट के बदले में रिवॉर्ड पे करेंगी, ये रिवॉर्ड बेसिकली हाउस होल्ड्स की इनकम बन जाएगा। ओके, हाफ पिक्चर। देन रिमेनिंग पार्ट, हाउस होल्ड ये जो इनकम उन्होंने जनरेट की है, अर्न की है, इसको स्पेंड करेंगे, ये प्रोडक्ट मार्केट के थ्रू फर्म्स का रेवेन्यू बन जाएगा, इस रेवेन्यू के बदले में फर्म्स आउटपुट देंगे, और इस आउटपुट को हम गुड्स या सर्विसेज की शक्ल में इस्तेमाल कर लेते हैं एज ए कंज्यूमर, एज ए हाउस होल्ड। यहां तक तो एक्सप्लेनेशन बिल्कुल वही है जो पहला आधा पार्ट हमने किया था। अब बाकी जो हमने इंजेक्शंस और लीकेजेस को एक्सप्लेन किया है, उसको अब हम थोड़ा सा आप कह लें विद डिटेल बताना चाहते हैं कि जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट का लीकेज इंजेक्शन थी ये कैसे वर्क करती है, जो गवर्नमेंट की टैक्सेशन और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वाली लीकेज और इंजेक्शन है ये कैसे काम करता है, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाली लीकेज और जो इंजेक्शन है ये कैसे काम करता है। हम उसकी वर्किंग को थोड़ा सा डायग्राम में जो है वो ऐड कर रहे हैं, अदरवाइज एक्सप्लेनेशन वही रहेगी, उसमें कोई किसी किस्म का फर्क नहीं है। ओके जी, देन फर्स्ट मेन प्लेयर हम ऐड कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब हम बताना ये चाह रहे हैं कि जो हमने पहली लीकेज और पहला इंजेक्शन बताया था, लीकेज की साइड पे था सेविंग्स, के मुल्क से पैसा, मैं पैसा कमाता हूं, मसलन मेरी सालाना इनकम फर्ज करें 10 लाख है, मैं इसमें से 8 लाख रुपया तो खर्च कर लेता हूं, कंज्यूम कर देता हूं अपनी जरूरियात पे, 2 लाख रुपया मैं बचत कर लेता हूं। तो ये जो 2 लाख सेविंग में जाता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरह से वर्क करता है। ओके, अब इसमें मेन प्लेयर जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और जनरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सबसे बड़ा ग्रुप बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, यानी पैसे की बचत करके पैसा जहां जहां पहुंचाया जाता है उन सबको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। मैं बचत करता हूं अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में दे देता हूं, मैं बचत करता हूं अपने बैंक अकाउंट में डाल देता हूं, मैं बचत करता हूं किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर, कहीं भी कर सकता हूं। तो सेविंग जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जाती है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस पैसे को लेंड करते हैं फर्म्स को, या आप कह लें फर्म इस पैसे को बोरो कर लेती हैं, कारोबारी लोग बैंकों से कर्जे लेते हैं। मसलन एचबीएल में मेरा अकाउंट है, मेरी बचत उस अकाउंट में जाती जा रही है, हजारों लाखों करोड़ों अकाउंट्स हैं एचबीएल के। हबीब बैंक के पास हर साल अरबों रुपया पब्लिक का इकट्ठा होता है, और हबीब बैंक वो अरबों रुपया कारोबारी कंपनियों को, फैक्ट्रियों को, कारखानों को, कारोबारी लोगों को लेंड आउट कर देता है, यानी फर्म जो है उस पैसे को बोरो कर लेती है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से एक इंडिविजुअल सेविंग करता है, बैंक्स में जाती हैं और वो पैसा यूज होता है, बिल्कुल इसी तरह से कारोबारी इदारे भी सेविंग करते हैं, कंपनियां भी बचत करती हैं, उनकी भी सेविंग्स हैं, और वो सेविंग्स भी अगेन इन्हीं बैंक्स में जाएंगी। साफ ज़ाहिर है कंपनीज के अकाउंट भी बैंक्स में है, और इंश्योरेंस कंपनीज और इस तरह का सेटअप है, ऑल दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और अगेन दूसरी साइड पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आम हाउस होल्ड्स को भी पैसा देते हैं, यानी हम आप लोग हाउस होल्ड भी कर्जे लेते हैं। मसलन मैंने गाड़ी खरीदनी है लीज पे, मैं बैंक से ले लेता हूं,
मैंने घर लीज पे खरीदना है, बैंक से मैं फाइनेंस करवा लेता हूं। तो अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लें जो बहुत बड़ी कंफ्यूजन है अक्सर स्टूडेंट के माइंड में। देखिए ये क्लियरली नोट कर लें कि ये कोई लाजमी बात नहीं है कि जो हाउस होल्ड की तरफ से सेविंग आ रही है वो हमेशा उस बोरिंग के बराबर होगी जो फर्म्स ने की है, और जो सेविंग जो है वो फंड्स की तरफ से आ रही है वो हमेशा बराबर हो इस बोरिंग के जो हाउस होल्ड करेगी। वो लाजमी बात नहीं है। असल में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक पूल की तरह काम कर रहा है। पूल में एक पानी आ रहा है दो तरफ से, पानी कहां कहां से आ रहा है, हाउस होल्ड की तरफ से भी सेविंग आ रही है और फर्म्स की तरफ से भी सेविंग आ रही है। यानी इस पूल में पानी आता जा रहा है सेविंग की शक्ल में। हम आप लोग कॉमन मैन भी सेविंग करके बैंकों में डाल रहे हैं, कारोबारी इदारे भी सेविंग करके बैंकों में, अकाउंट्स में, इंश्योरेंस कंपनीज में, म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हैं। तो दो तरफ से पानी आ रहा है और दो तरफ को ही पानी पूल से जा रहा है। यानी इन्हीं बैंकों और इन्हीं इदारों से जो है वो पब्लिक भी कर्जे ले रही है अपने जाती इस्तेमाल के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए, फलां काम के लिए, और कारोबारी मकासद के लिए फर्म्स, कारोबारी इदारे भी कर्जे ले रहे हैं। तो ये कोई नेसेसिटी नहीं है जी कि इधर से 10 अरब रुपया सेविंग में आएगा उधर को 10 अरब जाएगा। ये एक पूल की तरह, जैसे वाटर पूल, पानी का पूल होता है, उसकी तरह काम कर रहा है कि दो जगह से फ्लो आ रहा है पैसे का, दो जगह पे फ्लो जो है वो जा रहा है। हो सकता है किसी साल एक फ्लो ज्यादा हो जाए, कम हो जाए। हाउस होल्ड की तरफ से इस साल जी सेविंग ज्यादा आ गई, बोरिंग कम हो गई, अगले साल जी फॉर एग्जांपल रिवर्स हो गया, कोई भी चेंज किसी किस्म का भी आ सकता है। तो इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम एज ए पूल डिस्कस करते हैं। ओके, ये था पहला मैकेनिज्म कि लीकेज सेविंग किस तरफ को जाती हैं और वापस वो इंजेक्ट कैसे होती हैं इकोनॉमी में। ओके, नेक्स्ट पार्ट गवर्नमेंट। दूसरा जो हमने आप कह ले तीसरा बल्कि इकोनॉमिक प्लेयर हमने कहा था कि किसी भी कंट्री में हाउस होल्ड और फर्म्स के बाद तीसरा मेन प्लेयर जो है वो गवर्नमेंट्स हैं, जो इकोनॉमी को सुपरवाइज, मैनेज, कंट्रोल करती हैं। अब गवर्नमेंट के लिए हमने लीकेजेस की साइड पे कहा टैक्सेशन, और इंजेक्शन की साइड पे हमने कहा कि अगर गवर्नमेंट ये पैसा दोबारा आवाम पे ही इसी मुल्क के अंदर ही खर्च कर देती है किसी भी शक्ल में, तो ये वर्किंग कैसे है। अगेन गवर्नमेंट जो है वो हम आप लोगों से टैक्स इकट्ठे करती है, पब्लिक से, हाउस होल्ड से। हाउस होल्ड पे कौन कौन सा टैक्स है, मेरी सालाना इनकम है, इनकम टैक्स लगा हुआ है। मेरी गाड़ी है, गाड़ी पे टोकन टैक्स लगा हुआ है। मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा हुआ है सालाना। तो लोगों से टैक्स लिए जाते हैं कई किस्म के, ये टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है और गवर्नमेंट इस पैसे को खर्च करती है बहुत सी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने पे। मसलन मैं एक दो छोटी छोटी एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ये अभी ध्यामिर भाषा डैम बनाने जा रही है। गवर्नमेंट इसके लिए फलां कंपनी से सीमेंट खरीदेगी, फलां कंपनी से इंजीनियर्स खरीदेगी, फलां कंपनी से लेबर हायर करेगी, फलां फर्म से रॉ मटेरियल खरीदेगी, टर्बाइंस खरीदेगी, फलां 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 चीजें। फाइनल रिजल्ट हम ये कह सकते हैं कि जो पैसा गवर्नमेंट के पास टैक्सेशन में इकट्ठा हुआ वो खर्च कर दिया गया गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने पे, कि जो इस कंट्री की फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की थी उन पे खर्च कर दिया गया। रिवर्स, जिस तरह से गवर्नमेंट हमसे, पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती है टैक्सों की शक्ल में, जैसे अभी हमने एग्जांपल दी, इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, गाड़ी पे टैक्स है, बिल्कुल इसी तरह से गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से भी टैक्स लेती है। कारोबारी इदारों पे टैक्स लगे हुए हैं जिसको हम कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स कह देते हैं, सिंपली विद होल्डिंग टैक्स भी कह दिया जाता है, प्रॉफिट टैक्स भी कह दिया जाता है। तो सिंपली प्रॉफिटेबिलिटी पे एक कारोबार को जी 100 अरब रुपया मुनाफा हुआ है, लार्जर फर्म है कंट्री की, उस पे जी 20% गवर्नमेंट ने प्रॉफिट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स लगाया हुआ है। 20% उस मुनाफे का हिस्सा जो है वो टैक्स में चला जाएगा। 10% है, 15% है। तो कारोबार, फर्म्स, प्रोड्यूसर्स से भी गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठा करती है। और अगेन दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है वो हाउस होल्ड को भी पैसा देती है। हाउस होल्ड को, हम आप लोगों को पैसा कितनी शक्लों में जाता है, सैलरीज हैं, जो सरकारी मुलाजमीन है, हम आप लोग गवर्नमेंट के इदारों में भी जॉब कर रहे हैं, उनको सैलरीज जाएंगी। फिर उसके अलावा मेजर पार्ट जो है वो एक ट्रांसफर पेमेंट्स का है, यानी मुलाजमीन, गवर्नमेंट के सरकारी मुलाजमीन के अलावा पब्लिक को पैसा दिया जाता है, जिसमें सबसे बड़ी एग्जांपल ये अभी आपने पिछले 2 हफ्तों में देखी, गवर्नमेंट ने 120 अरब रुपया एहसास प्रोग्राम के जरिए फॉर एग्जांपल पब्लिक को दिया। गवर्नमेंट हर साल अरबों रुपया एजुकेशन स्कॉलरशिप पे देती है। गवर्नमेंट हर साल जो है वो अरबों रुपया पेंशन की शक्ल में,
वो तमाम पेमेंट्स जो जॉब के बदले में नहीं है, जॉब के बदले में जो पेमेंट है गवर्नमेंट की उसको तो हम सैलरीज में ले जाएंगे। जॉब के अलावा जो गवर्नमेंट पब्लिक को पैसा दे रही है, वो पेंशन की शक्ल में हो, स्कॉलरशिप की शक्ल में हो, उसे इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कह लें, पहले आप कह लें इसका BISP नेम था, बेनजीर इनकम सपोर्ट, नाम उसका कोई भी रख लें। बेसिकली वो पैसा जो किसी भी एक्टिविटी के बगैर, यानी उसको वसूल करने वाले ने कोई काम नहीं किया, गवर्नमेंट वैसे ही उसको ये पैसा दे रही है, एजुकेशन की कैटेगरी में, हेल्थ की कैटेगरी में, इनकम रिलीफ की कैटेगरी में, तो उन सब को इकट्ठा करके हम ट्रांसफर पेमेंट्स कहते हैं। तो गवर्नमेंट ये पैसा भी खर्च कर रही है, पे कर रही है। फाइनली अगेन नोट आउट कर लें, मेरी वही बात रिपीट कर लें, ये बात अक्सर स्टूडेंट जो है वो मिस कर जाते हैं। अगेन गवर्नमेंट भी एक पूल की तरह काम कर रही है। ये कोई लाजमी नहीं है कि गवर्नमेंट को पब्लिक की तरफ से अगर 500 अरब रुपया टैक्स आएगा तो वही 500 अरब आगे खर्चने करने में जाएगा। सिंपली हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को दो तरफ से टैक्सेस का पैसा आ रहा है, पब्लिक से आ रहा है, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, व्हीकल टैक्स, फला फला। दूसरी तरफ से कारोबारी लोगों की तरफ से कॉर्पोरेट टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स, फला टैक्स, GST, दूसरे टैक्सेस आ रहे हैं। तो ये दो फ्लो टैक्स के हैं। अगेन गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा इकट्ठा हो रहा है और गवर्नमेंट इस पैसे को दो तरह से खर्च कर रही है। एक तो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की नीड पूरी करने पे खर्च कर रही है। गवर्नमेंट के हजारों दफातर हैं, उनके लिए स्टेशनरी, फ्यूल, गाड़ियां, फला 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 चीजें परचेज करनी, तो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने पे भी गवर्नमेंट पैसा इसी टैक्स से खर्च करती है। और फिर जो है गवर्नमेंट अपने मुलाजमीन की, सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज पे करने के लिए, ट्रांसफर पेमेंट्स के लिए भी पैसा यहीं से खर्च करती है। तो अगेन इट इज लाइक अ पूल, दो जगह से पैसा आ रहा है और दो जगह पे पैसा जो है वो खर्च किया जा रहा है। देन नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी जो हमने लीकेजेस और फ्लो में, इंजेक्शन में एक्सप्लेन किया, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। यानी हमारे मुल्क की बहुत से लोग जो हैं वो प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट भी कर लेते हैं और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे मुल्क से पेमेंट की भी जाती है, इंपोर्ट के बदले में पेमेंट होगी। मसलन मैं यहाँ पे बैठा हूं, मैं फॉर एग्जांपल अमेज़न वेबसाइट खोलता हूँ, ईबे खोलता हूँ, अमेरिका की, इंग्लैंड की कोई कंपनी है, उसका फलां प्रोडक्ट है, मैं पे करता हूँ, प्रोडक्ट इंपोर्ट कर लेता हूँ। यानी मैंने इनकम तो इस कंट्री के अंदर से जनरेट की थी 1 लाख रुपया, लेकिन वो मैंने 1 लाख रुपया पे कर दिया लैपटॉप इंपोर्ट करने पे, एप्पल आईफोन इंपोर्ट करने पे। अब वो 1 लाख रुपया हमने कहा लीकेज है, इंपोर्ट की वजह से पैसा कंट्री से बाहर चला गया है। ओके, वेल एंड गुड, ये तो आ जाएगा पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट में। दूसरी तरफ फॉरेन सेक्टर जो है वो हमारी फर्म्स को पे भी करता है, लेकिन वो पे किस शक्ल में करेगा? एक्सपोर्ट्स के बदले में। मसलन पाकिस्तान में DGKC सीमेंट है, वो सीमेंट एक्सपोर्ट करते हैं, लकी सीमेंट है वो सीमेंट एक्सपोर्ट करते हैं, मैपल लीफ सीमेंट है सीमेंट एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे फिर कंट्री में ये फर्म्स हैं, MTM मसूद टेक्सटाइल है जी, फलां कोहिनूर टेक्सटाइल है, चनाब टेक्सटाइल है, ये कपड़ा एक्सपोर्ट करते हैं। यानी हमारी फर्म्स जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती हैं उसके बदले में उन्हें पेमेंट बाहर से रिसीव होती है। अब ये जो पेमेंट बाहर से रिसीव हुई है इसके बदले में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होगी। और दूसरे नंबर पे हमारी फर्म्स बहुत सी पेमेंट्स करती भी हैं। मसलन कैसे करती हैं? हम बहुत सा रॉ मटेरियल बाहर से परचेज करते हैं। मसलन हम फ्यूल बाहर से खरीदते हैं, पाकिस्तान की शेल कंपनी है, टोटल कंपनी है, PSO कंपनी है, ये बाहर से पेट्रोल, सारे हमारी नीड का सारा पेट्रोल तो हम कंट्री के अंदर से नहीं निकालते, हमारे पेट्रोल की बहुत सी जरूरत बाहर से खरीदे हुए पेट्रोल से पूरी होती है। तो हमारी फर्म जो है वो पेमेंट्स पे करती हैं फॉरेन सेक्टर को, किसके बदले में? बाहर से जो प्रोडक्ट हमारी फर्म्स खरीदती हैं। रॉ मटेरियल खरीद लिया, हम बाहर से ट्रैक्टर्स मंगवाते हैं, थ्रेशर्स, मशीनरी मंगवाते हैं, टूल्स, हमारी फर्म्स जो भी बाहर से खरीदेंगी उसके बदले में पेमेंट होगी। और इसी तरह से फॉरेन सेक्टर हमें भी पेमेंट करता है, हाउस होल्ड्स को। मसलन आजकल तो ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, आप में से अगर किसी का भी भाई, कोई भी पर्सन जो है फैमिली में, अगर ऑनलाइन आप कह रहे हैं फ्रीलांसिंग का काम करता है, सॉफ्टवेयर मेकिंग करता है, एप्लीकेशंस बनाता है, गेम्स बनाता है, कोई भी डाटा एंट्री का काम करता है, तो वो यहाँ बैठ के जॉब कर रहा है और बाहर से उसे पेमेंट आती है। वो काम लेबर प्रोवाइड करता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसके बदले में उसे हाउस होल्ड को पेमेंट मिल जाती है। और हमारे बहुत से लोग, आपको पता है कि बाहर जॉब्स भी कर रहे हैं, कंट्री के लाखों लोग कंट्री से बाहर हैं, वो इनकम जनरेट करते हैं। तो दिस इज द सिंपलेस्ट आइडिया कि फॉरेन सेक्टर जो है वो किस तरह से वर्क करता है और उसकी सिचुएशन क्या है। अगेन इट इज लाइक अ पूल, कि हम अरबों करोड़ों रुपया हर साल दो शक्लों में बाहर बेचते हैं। मसलन हमारे हाउस होल्ड्स बाहर से कुछ भी खरीद लें या हमारी फर्म्स कंट्री के बाहर से कुछ भी खरीद लें, ये दोनों इंपोर्ट्स कहलाएंगी और इंपोर्ट्स के बदले में दोनों की तरफ से पैसा बाहर जाएगा। फिर दोनों दो ही शक्लों में पैसा कंट्री के अंदर आएगा भी।
एक हाउस होल्ड को आएगा जब हाउस होल्ड कोई लेबर एक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे, वो फिजिकल लेबर हो, मेंटल लेबर हो, कोई ऑनलाइन काम हो, कुछ भी हो। और दूसरी पेमेंट जो है हमारी फर्म्स को आती है जब हमारी फर्म्स कुछ बना के बाहर एक्सपोर्ट करती हैं, कपड़ा, जूते, सीमेंट फॉर और हजार के लेदर प्रोडक्ट्स हमारे कंट्री से एक्सपोर्ट होती हैं, मेडिकल की बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं। तो दो जगह से ही पैसा जो है वो कंट्री से बाहर जा रहा है इंपोर्ट की शक्ल में, दो जगह से ही पैसा कंट्री में आ रहा है एक्सपोर्ट की शक्ल में। दोबारा रिमाइंड कर लें, इंपोर्ट की वजह से पैसा बाहर जाएगा, एक्सपोर्ट्स की वजह से पैसा कंट्री में आएगा। दिस इज द 4 सेक्टर मॉडल। जो पहले वाला था हाउस होल्ड और फर्म का, उसको हमने 1 सेक्टर कह दिया और उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर ऐड करके ये टोटल 4 सेक्टर हो गए। इस डायग्राम को बाद का ओपन इकोनॉमी भी कह दिया जाता है। अब यहां पे दोबारा रिमाइंड कर लें, आपसे 4 सेक्टर मॉडल पूछ लिया जाए या आपसे जो है वो दूसरा क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाए कि फॉर एग्जांपल 2 सेक्टर मॉडल क्या है, उसको एक्सप्लेन कर दें, तो दोनों सूरतों में जो है हमारे पास सिचुएशन एक ही है, डायग्राम सिर्फ चेंज होगी, एक्सप्लेनेशन में कोई किसी किस्म का कोई खास फर्क नहीं है। एट द एंड कोई 1-2 लाइनों का डिफरेंस हो सकता है। ओके जी, अब आप में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो 1 बाय 1 रेज हैंड कर लें, अदरवाइज हम ऑफ कर लेते हैं और बाकी इंशाल्लाह फिर कल से नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। जी हसान, आपका क्या क्वेश्चन है? सर ये ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी में इनकम हमेशा सेम रहती है? नहीं लीक वगैरह नहीं सेम होते? तो दोनों में नहीं रहेगी। सेम रहने या ना रहने का फैसला जो है वो लीकेजेस और इंजेक्शंस पे है। सिर्फ कैसे? आप ये समझ लें कि जो क्लोज्ड इकोनॉमी है उसकी डायग्राम का डिफरेंस है और हम उसमें ये कहते हैं कि इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स का रोल तकरीबन ना होने के बराबर है। बाकी जो 2 इंजेक्शन और 2 लीकेजेस है, सेविंग और टैक्स वाला या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट वाला, वो तो रहेंगे ही क्योंकि वो तो विद इन कंट्री है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रोल जो है वो क्लोज्ड इकोनॉमी में जो है वो मिनिमाइज हो जाता है, ओपन इकोनॉमी में वो ज्यादा हो जाता है, बस बाकी कोई डिफरेंस नहीं। सर मिनिमाइज मेंशन करना है या फिर इनको करना ही नहीं है जब इसका आंसर कर रहे होना है? आप सिंपली उसको इस तरह से कर दें कि आप तीनों इंजेक्शन और तीनों लीकेजेस तो जरूर मेंशन करें, उसके साथ ये लिख दें कि क्लोज्ड इकोनॉमी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट एग्जिस्ट नहीं करेंगी, ओपन इकोनॉमी में ये एग्जिस्ट करेंगे। दैट्स इट। ओके सर। जी शावेज, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? वालेकुम सलाम। अगर उसने ओनली डायग्राम पूछा, हमने दोनों डायग्राम बनानी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। डायग्राम भी पूछेगा तो वो क्लियरली आपको मेंशन करेगा कि आपने 4 सेक्टर मॉडल बनाना है या 2 सेक्टर। जस्ट एन एग्जांपल मैं दे रहा हूं, फर्ज करें वो सिर्फ लिख देता है जी ड्रॉ दी सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, इसके अलावा एक लफ्ज नहीं लिखा हुआ। आप वहां पे स्लाइटली कंफ्यूज हैं कि पता नहीं 4 सेक्टर मॉडल है, पता नहीं 2 है। अगर सिंपल उसने वर्डिंग लिखी हुई है, कोई पता नहीं चल रहा कि 2 सेक्टर या 4, तो आपने हमेशा 2 सेक्टर ही ड्रॉ करना है। बेसिक सर्कुलर फ्लो वही होता है। ओपन इकोनॉमी जब वो पूछना चाहता है तो उसे स्पेशली मेंशन करना पड़ता है कि भाई ओपन इकोनॉमी ड्रॉ करें या ओपन इकोनॉमी को एक्सप्लेन करें। जनरली पूरी दुनिया में कहीं पर भी सर्कुलर फ्लो का वर्ड लिखा जाए तो वो 2 सेक्टर मॉडल ही समझा जाता है। ओके देन सफिशिएंट है। इसको अच्छे तरीके से टॉपिक को स्टडी कर लें, कोई इशू है तो कल मुझे बताएं, अदरवाइज फिर हम इंशाल्लाह कल जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।